अस्सलाम वालेकुम। यूनिट ऑफ एनर्जी की बात हम कर रहे थे, तो यूनिट ऑफ एनर्जी या वर्क डन इज जाउल इन सिस्टम इंटरनेशनल। हु वाज जाउल? जाउल वाज अ ब्रूअर ऑफ बियर बाय ट्रेड। शराब का एक ताजर था जिसके नाम पे एनर्जी या वर्क का यूनिट बना, जो इतना फेमस था। क्यों? क्योंकि इसकी रिसर्च थी और हिज एक्सपेरिमेंट्स वर फेमस बाय देयर अटेंशन टू डिटेल एंड द क्वालिटी ऑफ हिज एनालिसिस। अब इसके पैशन को देखें तो ये बात पढ़िए, ही इवन टुक हिज थर्मामीटर्स व्हेन ही वेंट ऑन हिज हनीमून। तो आप भी डॉक्टर बनेंगे ना इंशाल्लाह, तो इस पैशन के साथ कि आप भी स्टेथोस्कोप तो एटलीस्ट लेके जाइएगा साथ, ठीक है। तो जनाब ये जेम्स प्रेस्कॉट जाउल कब से कब तक, 1818 से लेकर 1889 में इसका ज़्यादातर काम हीट फ्लो पे था और हीट का यूनिट भी एनर्जी है। हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। इन दो क्वेश्चंस के आंसर मुझे आपसे चाहिए। मैं आपकी हेल्प कर देता हूं कि इस डायग्राम पे कौन सा फार्मूला लगेगा। W इज इक्वल टू mgh, क्योंकि इसने इसको लिफ्ट किया है और जब भी लिफ्ट करेंगे तो फार्मूला ये अप्लाई होगा और यहाँ होगा FD, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये कैलकुलेट कीजिएगा आप। नेक्स्ट है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। हमारे पास बहुत सारे डायग्राम वाले क्वेश्चंस आएंगे जिनकी डायग्राम हमें गिवन होगी, ग्राफ गिवन होगा। y एक्सिस पे फोर्स है और x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये फोर्स यूनिफॉर्म होगी तो ग्राफ होगा एक रेक्टेंगल, क्योंकि फोर्स यूनिफॉर्म है तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। अगर आप एरिया फाइंड कर लें, एरिया ऑफ अंडर द रेक्टेंगल, आपने क्या फाइंड कर लिया? वर्क डन। ठीक हो गया। सो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। वर्क डन में फोर्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ग्राफ। ठीक है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर एरिया होगा जो। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि तमाम ग्राफ्स में फोर्स कांस्टेंट आए, लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो y एक्सिस पे f cos थीटा लगेगा और x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है, तो आपको पता है फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं हो तो उसके दो कंपोनेंट बनाए जाते हैं और f cos थीटा कंपोनेंट को हम लेते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। हमारी लाइफ में या प्रैक्टिकली ज़्यादातर केस ऐसे होते हैं जिनमें फोर्स वेरिएबल होती है। सबसे बड़ी एग्जांपल है अगेंस्ट द ग्रेविटी। जब हम ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाते हैं तो फोर्स वेरी करती है डिस्प्लेसमेंट के साथ। न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंगली Gm ओवर r स्क्वायर, फोर्स वेरी करती है डिस्टेंस के बढ़ने के साथ। तो जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे फोर्स डिक्रीज होगी। डिक्रीज होने का मतलब वेरी कर रही है। तो इसी तरह एक और एग्जांपल है, अगर आप एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, स्टार्ट में जो आपको फोर्स लगाना पड़ रही वो कम थी और आहिस्ता आहिस्ता आपको फोर्स बढ़ानी पड़ेगी, तो वेरिएबल आ गई। तो जब भी फोर्स वेरिएबल होगी तब हम क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे? हम वेरिएबल फोर्स के स्मॉल इंटरवल्स बनाएंगे और ये कंसीडर करेंगे कि हर स्मॉल इंटरवल के लिए फोर्स वेरिएबल नहीं बल्कि कांस्टेंट है। इतने इतने छोटे छोटे इंटरवल्स बना के फोर्स कांस्टेंट है। तो तमाम के वर्क डन कैलकुलेट किए जाएंगे और फिर सब के वर्क डन को ऐड अप किया जाएगा। ये शो करता है समेशन को, सिग्मा। तो सिग्मा समेशन है। इन सब को हमने जब ऐड करना है तो हमें क्या आंसर मिलेगा? ये फार्मूला मिलेगा। ठीक हो गया। और ग्राफ इसका इस शक्ल का होगा। ठीक है, y एक्सिस पे f cos थीटा और x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। आप ज़रा देखिए कि स्मॉल इंटरवल्स हैं। ये ग्राफ पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये इस तरह छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनी हैं। ये रेक्टेंगल्स इस तरह से क्यों बन रही हैं? ओवरऑल फोर्स वेरिएबल है, लेकिन छोटी छोटी रेक्टेंगल्स ने क्या किया? फोर्स को कंसिडर कर लिया कि फोर्स इज कांस्टेंट। रिलेशन ऑफ वर्क डन, हमें इन रिलेशंस को याद रखना है। इनकी बेस के ऊपर बहुत से MCQs बन सकते हैं। रिलेशन है FD cos थीटा, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। So this is work energy theorem. Work done is equal to change in kinetic energy. Work done is equal to change in potential energy. अगर वर्क
एक बॉडी की स्पीड बदल दे तो वो काइनेटिक एनर्जी में, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर वर्क डन एक बॉडी को की पोजीशन में चेंज लाए तो वो है हाइट में चेंज ले आए तो वो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये मैं आपको चैप्टर 11 में जाके समझाऊंगा। और ये वाला फार्मूला है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, और ये चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो ये रिलेशन है वर्क डन के, और इन्हीं के बेस के ऊपर एमसीक्यूज बन सकते हैं। अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि वर्क डन बाय ग्राफ, तो ग्राफ की मदद से आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है। आप इसको पढ़ लीजिए, ये क्या है, फिगर शोज 4 डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ड्यू नॉर्थ। ओके, हमें इससे कंसर्न नहीं है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी जो है वो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन अंडर द एरिया। आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर विद इन 40 सेकेंड फाइंड आउट करना है। ये देखें ज़रा, अगर आप इसको यहाँ पर मिला दें तो ये जनाब एक रेक्टेंगल बन जाती है। इस रेक्टेंगल का एरिया होगा 6 × 1 प्लस, और ये है जनाब एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2, बेस है जनाब 2 और ये 0.5 है। तो 2 × 0.5 कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, 6 + 0.5 6.5। सो आंसर इज बीटा। ऐसे जब भी क्वेश्चंस आएंगे मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आप इनको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वर्क डन। सो वर्क डन से पहले हम ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ग्रेविटी की फील्ड कहाँ तक होती है, द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ तक है, मून का आपको पता ही है, मून तक भी ग्रेविटी की फील्ड है क्योंकि मून को अर्थ अट्रैक्ट करती है। ऑल सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, तो जहाँ तक ग्रेविटी एक्ट करेगी वहाँ तक अर्थ की फील्ड है, और जहाँ पर ग्रेविटी एक्ट नहीं करती वो पॉइंट इन्फिनिटी होता है। तो अर्थ की ग्रेविटी जहाँ पे नहीं एक्ट कर रही वो जीरो फील्ड है, और वो कहाँ पे जाके है, इन्फिनिटी। ओके, वर्क डन हम उस पॉइंट को इन्फिनिटी कहते हैं जहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी जीरो हो। जैसे न्यूक्लियस की फील्ड होती है, जहाँ पर न्यूक्लियस की फील्ड जीरो हो जाए, न्यूक्लियस के लिए वो पॉइंट इन्फिनिटी होगा। ठीक है, जहाँ तक आपकी एक्सेस है वो फाइनाइट है, और जहाँ पर आपकी एक्सेस ख़त्म हो जाती है वो पॉइंट फिर क्या होता है, इन्फिनिट। कभी कभी आप इन्फिनिट तक जाने के लिए हाथ पाँव मारते हैं, लेकिन पहले इन्फिनिट को फाइनाइट बनाएं। समझ तो गए होंगे आप, ठीक हो गया। तो बेटे MD CAT UHS का टेस्ट इन्फिनिट पे नहीं आता, फाइनाइट में है, वो हमारी एक्सेस में है। मेरा जहन ये था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, आप कुछ और सोच रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है। वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर एक बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो फोर्स भी डाउनवर्ड लग रही है, तो जनाब ग्रेविटी तो लगती डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, थीटा 0 डिग्री, वर्क डन इज पॉजिटिव। और अगर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड होगी, तो जनाब एंगल 180 डिग्री, वर्क डन इज नेगेटिव, लेकिन मिनिमम नहीं होगा, नेगेटिव होगा। ठीक हो गया। तो ग्रेविटी अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो एंगल 90 डिग्री, तो वर्क डन 0। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये याद रखना है, ग्रेविटी की वजह से वर्क डन 0 होगा। अब बात करते हैं कंजर्वेटिव। ये कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिव का मतलब होता है कांस्टेंट। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट रहती है, जैसे मोमेंटम कंजर्वेटिव का लॉ है, या मोमेंटम कांस्टेंट का लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन से आ रहा है ना, कंजर्वेशन यानी कांस्टेंट रहना। तो कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, कंजर्वेटिव फील्ड की दो डेफिनेशन है। एक तो है कि वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है। और दूसरा है वर्क डन इन क्लोज पाथ इज 0। बेटा कंजर्वेटिव फील्ड की क्या पहचान है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, वर्क डन इन क्लोज पाथ इज 0। मैं एक सादा से लफ्ज़ों में बच्चों को एक इसकी डेफिनेशन और बताता हूँ, वो ये है कि अगर वर्क डन स्टोर हो जाए वो कंजर्वेटिव होता है। यानी वर्क डन जो है वो अगर स्टोर हो रहा हो तो वो कंजर्वेटिव में पॉसिबल है।
नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन स्टोर नहीं होता। ठीक हो गया। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं, ये भी वो फील्ड, जिस फील्ड में जो फोर्स होती है, फील्ड भी तो एक फोर्स का नाम है ना, फील्ड फोर्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है। अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इज मूविंग इन अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है। और बट डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगी। ग्रेविटी की फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, और एक और इजाफा कर लीजिए मैग्नेटिक फोर्स। ये हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स कभी कभी नॉन कंजर्वेटिव में भी आ जाती है और कंजर्वेटिव में। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैग्नेटिक कंजर्वेटिव कब है, नॉन कंजर्वेटिव कब है, हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारी टेंशन नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर अगर एमसीक्यूज़ में आ जाता है और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमसे पूछा जाए कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर कंजर्वेटिव होगा। ठीक है। अब मैं डिटेल में नहीं जाना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होता है, वर्क डन डिपेंड करता है ऑन पाथ। नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन, जैसे थर्मोडायनामिक्स में आप जाएंगे तो थर्मोडायनामिक्स में जो हम वर्क डन पढ़ेंगे वो नॉन कंजर्वेटिव होगा, वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक हो गया। तो फ्रिक्शन है, मैं आपको एक और डेफिनेशन बताता हूं बेटे। ऑल एक्शन फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, जितनी भी एक्शन की फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव हैं। ऑल रिएक्शन फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव, रिएक्शन फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव। अब आप देखें फ्रिक्शन रिएक्शन फोर्स होती है, फ्रिक्शन कभी भी नहीं लगती जब तक एक्शन ना हो। विस्कस फोर्स भी रिएक्शन है, एयर रेजिस्टेंस